प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 6 जो है अवकलज के अनुप्रयोग उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है ना बच्चों। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाकर के उन सबको देख लेना। क्योंकि जो हम ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। इनके अलावा जो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, हम वो भी आपको करा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके इन चैप्टर्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इनसे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, इनके जैसे ही पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप अगर इनको कर लोगे तो आप इनके जैसे क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए आप जो ये पता लगाओगे कि इसने क्या दे रखा है। अगर आपको यहाँ से क्लियर पता नहीं लग रहा है तो यहाँ से पता लगा लीजिएगा जो इसने यूनिट दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये dr/dt है, dr/dt, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो। तो आप पहले क्या लिखना है, अब बुलबुला जो होता है वो गोले के टाइप का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, बुलबुले का जो त्रिज्या होगी हम उसको r मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप थ्योरी खुद लिख लेना, ठीक है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी कराएंगे। और बच्चों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सी हेल्पफुल वीडियो ला रहे हैं और लाने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है। तो यहां से इसने क्या दिया है, dr/dt। dr/dt क्या दिया इसने, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेनी है, और अगर ये कहता कि घट रही है तो निगेटिव लेते, ठीक है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अगर बुलबुले का आयतन v है तो ये पूछ रहा है कि dv/dt क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जबकि आपके पास r बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो बच्चों देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि ये जो बुलबुला है ये गोलाकार है, इसलिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, dv/dt। हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें दर चाहिए, समय के रिस्पेक्ट में निकलेगी दर, ठीक है ना। तो dv/dt ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई जो है वो तो कांस्टेंट है। तो आर क्यूब का जब आप करोगे, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, देखिए आर क्यूब का आपका हो जाएगा 3r², ठीक है ना, 3r²। और आर का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dr/dt, ठीक है। ये आ गई सारी वैल्यू। अब देखिए, आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है इसने और dr/dt की भी वैल्यू दे रखी है, पुट करिए और आंसर ले आइए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अब हम निकाले हैं dv/dt एट r इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 3r²। आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये भी यहाँ रख दीजिए, 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, ओवरऑल 2 पाई आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बस आप यहीं पे दे दीजिए आंसर 2 पाई, ठीक है ना। और 2 पाई ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी थी त्रिज्या, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगी। इसका आयतन इस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी इसका आयतन क्या होगा, 2 पाई की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। देखिए, जो इसने घट रही है कह दिया, इसका मतलब ये हमें नेगेटिव माइनस में लेनी है, और ये जो बढ़ रही है ये हमें पॉजिटिव यानी प्लस में लेनी है, ठीक है। कह रहा है कि x 10 हो और y 6 हो तो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यदि जहां x जो है वो लंबाई हो और y चौड़ाई हो, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए उसकी जो लंबाई थी वो तो x ही थी, ठीक है ना, जो लंबाई है उसकी वो तो x है और जो चौड़ाई है वो उसकी y है, ठीक है, चौड़ाई उसकी क्या है, y है। अब इसने कहा है कि आयत की लंबाई तो घट रही है, यानी अब देखिए ये इसने सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, यानी इसका मतलब ये dx/dt है, लंबाई तो x है ना, तो dx/dt दे दिया इसने। तो यहाँ पे आप लिख दो dx/dt,
डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कह रहा है घट रही है, इसका मतलब ये हमें निगेटिव लेनी है। इसी तरीके से चौड़ाई बढ़ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वाई होगा उसको हम ले लेंगे डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी कितना है, डी वाई अपॉन डी टी आपका 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, ये बढ़ रहा था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब आगे इसने कहा है कि आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर निकालनी है, जबकि x की वैल्यू आपके पास 10 हो और y की वैल्यू आपके पास 6 हो। ठीक है ना। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, अगर मैं आयत का परिमाप की बात करूं, आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, आयत का जो परिमाप होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे p ले लिया पेरीमीटर, वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसके परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी इसको भी आपको टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो आप dp अपॉन dt कर दीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू डी का हो जाएगा dx अपॉन dt और y का हो जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू भी आपके पास, y की भी dy अपॉन dt की भी है, दोनों रख दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है, ये इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ठीक है ना, इनकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट आप बस इनकी वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3 और y अपॉन डी टी की वैल्यू है 2, तो 3 में से 2 गया -1, -1 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है ना, मतलब यूनिट में होता है, यूनिट स्क्वायर नहीं होता ना यूनिट क्यूब होता, ये सिर्फ सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर अपॉन में हो जाएगा मिनट। ठीक है ना, सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन अब हमें क्या बताना है, ये माइनस का मतलब है ये घट रही है, तो हमें ये बताना है कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है ना, आपको ये थ्योरी में लिख देना है। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम बस डायरेक्ट आपको समझाएंगे। ठीक है ना। करने का तरीका अनसोल्ड में सारे क्वेश्चन हैं, लगभग बहुत से क्वेश्चन हमने कराए हुए भी हैं और वहां से आप उनको देख लीजिएगा। मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उनको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये आयतन दे दिया उसने घन का आयतन क्या होता है, घन होता है आपका, घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब। तो अगर घन की भुजा a है तो उसका आयतन हो जाएगा a क्यूब। अब हम उसको v मान करके चलेंगे, v बराबर a क्यूब। जो उसने दिया है ये आयतन इतने की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो दिया है इसने dv अपॉन dt दिया है। अगर इस घन का आयतन v है तो ये dv अपॉन dt दिया है। ठीक है ना। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं और एक फलक का a स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 6 के 6 फलकों का कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए ये इसने जो दिया है घन का आयतन dv अपॉन dt, ये दिया है इसने 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और ये और क्या पूछ रहा है, ये दे रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी तेजी बढ़ रही है, जबकि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। भुजा मान लीजिए इसकी भुजा है a, तो वो 12 सेंटीमीटर है, तब हमें इसके संपूर्ण पृष्ठ में निकालना है। ठीक है ना, कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, मान लीजिए अभी जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है s इक्वल टू 6a स्क्वायर, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ d अपॉन dt की भी जरूरत पड़ेगी, वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम जानते हैं v बराबर ये होता है a क्यूब, इसका आयतन, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू da अपॉन dt, यही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dv अपॉन dt की वैल्यू रख दूंगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगी 7 इक्वल टू 3 गुना a स्क्वायर, a की वैल्यू उसने दे रखी है 12, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर इंटू आ जाएगा da अपॉन dt। ठीक है ना, यहाँ से da अपॉन dt की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा, तो ये आ जाएगी आपकी da अपॉन dt की वैल्यू, da अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/3 गुना 12 का स्क्वायर, मैंने जुगाड़ रख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी। ठीक है ना, da अपॉन dt की वैल्यू। अब देखिए चूंकि उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है s इक्वल टू 6a स्क्वायर, है ना। घन कैसा होता है आपका, यही तो होता है घन। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, देखिए इसमें 6, सॉरी ये घन जैसा लग नहीं रहा लेकिन है घन ही, ये घनाभ जैसा लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन घन है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे 6 फलक हैं इसके, जैसा ये सामने वाला फलक है, इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो अगर इसकी भुजा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब 6 फलक है तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ds अपॉन dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, a का हो जाएगा da अपॉन dt। ठीक है ना, सॉरी 6 दूनी 12, a भी आएगा पहले 12a और फिर a का होगा da अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 12 तो जोड़ा दूं, da अपॉन dt की वैल्यू पीछे से 7/3 गुना 12 का स्क्वायर और गुना a की वैल्यू 12 फिर से रख दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो 12 के स्क्वायर से ये 12 का स्क्वायर खत्म, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ds अपॉन dt जो आ गया वो आ गया आपका 7/3। ठीक है ना, और चूंकि ये एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर, अगर सेकंड है तो सेकंड में, अगर मिनट है तो मिनट में। देखिए उसने क्या कहा था, उसने सेकंड कहा था, तो बस ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लिया है वो है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन दे रखा है और इसमें अंतराल निकालना है जिसमें फलन वर्धमान है और जिसमें ह्रासमान है।
तो अंतराल निकालने का एक ही प्रोसेस है, यही वाला, ठीक है ना। अब कैसा भी क्वेश्चन अंतराल निकालने का है आप उसको इसी तरीके से करोगे, ठीक है बच्चों। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, देखिए जैसे आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ठीक है ना। ये फंक्शन है, इसके लिए हमें हमें अंतराल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं अंतराल। सबसे पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 तो जू का दूं, x³ का हो जाएगा 3x², तो 4 तिया हो जाएगा 12, x² आ जाएगा, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये x हो जाएगा, माइनस x का 1 हो गया तो ये हो गया 72। अब देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स जो आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x² माइनस x और माइनस 12 6 72, है ना। तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, अगर मुझे इसका अंतराल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एफ डैश एक्स को 0 रखना होगा। तो एफ डैश एक्स को 0 रख दो, 0 रखने पर, ठीक है ना, अंतराल के लिए। तो जब हमने इसको 0 रख दिया एफ डैश एक्स को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास पूरा है एफ डैश एक्स, यानी 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको हमने 0 रख दिया, तो ये सारा 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, अब देखिए इसके फैक्टर जो बन जाएंगे आपके बनेंगे एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस के 6, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है ना। अगर मैं इनकी गुना करता हूँ x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस x और माइनस के 6, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2 आएगी और 3 आएगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों बहुत ईजी है, इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब आप क्या कीजिए, नंबर लाइन खींच लीजिए एक, और उस पर ये जो 2x की वैल्यू आई है इसको, इन नंबर को शो कर दीजिए। मान लीजिए x बराबर -2 यहाँ पे बैठ जाएगा और x बराबर 3 यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो नंबर लाइन जो है आपकी संख्या रेखा, ये 3 अंतराल में बट गई, एक तो ये वाला अंतराल, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे हम इसको। अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे दाईं तरफ है एट द राइट मोस्ट, उसमें आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन लगा दोगे, ठीक है ना। ये हमेशा यहाँ पर फलन वर्धमान ही रहेगा, हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमेशा वर्धमान ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वैल्यू पर आते हैं x बराबर 3 पर। ये x बराबर 3 हमें किस फैक्टर से मिली है, उस फैक्टर के पास जाओ, इस फैक्टर से मिली है। तो इस फैक्टर की पावर देखो, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, घात, इसकी घात क्या है, +1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर घात सम होगी, अगर घात सम होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, एनसी नो चेंज। और अगर घात विषम हुई, विषम नंबर हुआ कोई, तो वहां पे घात चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज। इसका मतलब मैं चेंज करने को क्या कह रहा हूं, देखिए अगर घात इसकी यहाँ पे विषम है यानी एक है ना, विषम है, तो ये जो प्लस है ये आगे अगले वाले अंतराल में माइनस हो जाएगा, चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसके बाद यहाँ पे चलो इस वाले के पास, पहले हमने इस पे देखा, अब यहाँ देखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2 किस फैक्टर से मिला था, इस फैक्टर से। इसकी पावर क्या है, इसकी भी पावर विषम है, 1 है ना, 1 विषम है, तो फिर से चेंज हो जाएगा, विषम पे क्या होता है चेंज, तो ये माइनस फिर से चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपका अंतराल बन गया। इस अंतराल में वर्धमान रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, इस अंतराल में ऋणात्मक यानी ह्रासमान रहेगा, और इस अंतराल में वर्धमान रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आपके 3 अंतराल बने, आपके 3 अंतराल बने। आप इसको कैसे कर दोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे अंतराल, अंतराल, और यहाँ पे लिखोगे एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स चिन्ह, और यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स की प्रकृति, एफ एक्स की प्रकृति, ठीक है। अब देखिए आपके पास अंतराल एक तो है सबसे पहले -∞ और -2, ये वाला यहीं से बनाते चलो, फिर ये है -2 से 3, -2 से 3, फिर ये है तीसरा 3 से इन्फिनिटी, ये है तीसरा 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। 3 अंतराल आपके बन गए। अब आपको क्या करना है, इनको देखना है। देखिए -2 से इन्फिनिटी में इसका साइन क्या है, एफ डैश एक्स का, ये है यहाँ पे प्लस, यानी धनात्मक। आप धनात्मक लिख लो चाहे पॉजिटिव लिख दो, जैसी आपकी मर्जी। अब इस अंतराल में आपके पास साइन नेगेटिव है और इस अंतराल में आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो अगर पॉजिटिव साइन होता है तो यहाँ पे फलन होता है वर्धमान, और यहाँ पे होता है ह्रासमान, और यहाँ पे भी होता है वर्धमान, ठीक है ना।
उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों। अब उसने पूछा था कि किस अंतराल में वर्धमान है, किस में ह्रासमान है, ठीक है ना। तो उसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहले में उसने पूछा था कि वर्धमान किस में है। अब वर्धमान तो हमारे पास दो हैं ऐसे अंतराल, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स जो है आपके पास अंतराल, इसको और इसको कंबाइन कर दो, यानी -∞ टू -2 यूनियन लगा दो, और 3 टू इंफिनिटी यूनियन लगा करके कंबाइन हो गए दोनों। अब अंतराल इतने में क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, उसका दूसरा जो पार्ट था वो कह रहा था कि ह्रासमान किसमें है। तो एफ एक्स जो है वो अंतराल अंतराल -2 से 3 में क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए इस अंतराल में ह्रासमान है और इस अंतराल में, इन दोनों में ये वर्धमान है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है जैसा हम अभी पीछे करके आए, ठीक है ना। ये भी किस अंतराल में कह रहा है कि वर्धमान है, तो आपको सेम उसी तरीके से करना है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इजीली आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतने में ये जो है, ये फलन जो है, ये x ग्रेटर देन टू 0 यानी इस अंतराल पर एक वर्धमान फलन है। तो देखिए सिंपल हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये f डैश x हो जाएगा 7 दूनी 14 x और -3 का हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। तो अब ये देखिए ये f डैश x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 से बड़ा है या नहीं है। क्योंकि हमें वर्धमान होने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब फलन वर्धमान है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, फलन वर्धमान हो जाता है। तो अब देखिए ये जो हमें देखना है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 14x आ रहा है, और इस अंतराल में पूछ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी पॉजिटिव। ये देखिए नंबर लाइन है, ये x बराबर 0 है। ये कह रहा है कि 0 से आगे आगे जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे सारी पे इंफिनिटी तक, इन सब पे चेक करना है हमें कि ये पॉजिटिव है या नहीं। अब देखिए अगर मैं x बराबर 0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी उठा लूं, 1 उठा लूं, 2 उठा लूं, 3 उठा लूं और यहां पे रख दूं, तो ये तब भी पॉजिटिव रहेगा। यानी f डैश x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन टू 0, इस वाली के लिए। यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप उठा लो और यहां पे रख दो इस फंक्शन में, ये तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस अंतराल में वर्तमान हो जाएगा, सिंपल है। तो हम यहां कह देंगे अतः फलन क्या होगा, अतः फलन x ग्रेटर देन टू 0 पर वर्धमान है, बस खत्म, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सिद्ध करो इतने जो है वो प्रदत्त फलन 0 टू पाई बाय 4 में निरंतर वर्धमान फलन है, x ग्रेटर देन टू 0 है। तो आपके पास देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो एक बार तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आपके पास ये पूरा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा जो हमने एक्स माना था, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस के, ठीक है। ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स, ठीक है ना। यानी मैं इसको अगर सही से करके लिखूं तो एफ डैश एक्स आपके पास ये है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए अब मैं ये कैसे पता करूं कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस अंतराल में, जो अंतराल इसने दे रखा है 0 टू पाई बाय 4 में, यानी 0 टू पाई बाय 4 में हमें ये चेक करना है। तो देखिए बहुत आसान है। अगर मैं नीचे की वैल्यू देखूं ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये तो कभी निगेटिव आने की नहीं, क्योंकि अगर ये निगेटिव भी आ गई अंदर की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैं यहीं पे तो रखूंगा, अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव भी आ गई तो बाहर स्क्वायर है ऊपर, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, और उसमें 1 जुड़ेगा तो पॉजिटिव, 1 तो पॉजिटिव ही है तो यानी पॉजिटिव आएगी। यानी ओवरऑल ये जो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, कोस एक्स का स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, है ना। किसके लिए, इस अंतराल में, इस अंतराल में, अंतराल या 0 टू पाई बाय 4 में, 0 टू पाई बाय 4 में, इसको पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना, ठीक है ना। यानी इस अंतराल में ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब हमें ये देखना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए जरा 0 टू पाई बाय 4 के अंदर से आप कोई वैल्यू उठा लो, ये 0 से 45 है, 0 से 45 के बीच में मान लो मैंने 30 वैल्यू उठा ली। अब ये 30 में यहां रख दूं, कोस 30 माइनस साइन 30, तो कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कोस 30 की वैल्यू जो आ जाएगी, देखिए ये कोस एक्स है माइनस साइन एक्स है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो ये आ जाएगी अंडर रूट 3/2,
कोस 30 की, और साइन 30 की कितनी आ जाएगी 1/2, है ना। तो अंडर रूट 3/2 बड़ी वैल्यू है 1/2 से, क्योंकि देखिए ये अंडर रूट 3 होता है 1.732 और ये 1 है, बाकी तो सब सेम ही है, तो इसी से पता चल गया ये बड़ी वैल्यू है। यहां से देखिए कोस, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 30 रख दूं, x की वैल्यू 30 यहां से इस अंतराल में से उठा लूं और यहाँ पे रख दूं, तो ये हो जाएगा कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। और अंडर रूट 3/2 बड़ा होता है, देखिए 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3 -1, यानी अंडर रूट 3 वैल्यू की, अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू थी 1.732, 1.732 में से 1 गया तो कितना बचा 0.732 और अपॉन में आएगा 2। देखिए ये तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन टू जीरो तो है ही, ये जीरो से तो बड़ी है ही, कुछ तो आएगी जीरो से बड़ी, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की वैल्यू भी। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इस अंतराल में, इसका मतलब सारा ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, अतः ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन टू जीरो हो जाएगा 0 से π/4 में, 0 से π/4 में। और अगर मैं यहाँ पे इसको, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब ये दोनों अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहे हैं तो पूरा एफ डैश एक्स ही क्या आ जाएगा, सॉरी डबल डैश नहीं, एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा 0 से π/4 में, 0 से π/4 में। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन, यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः फलन क्या हो जाएगा, इस अंतराल में वर्तमान फलन है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको हमने आपको अनसोल्व में प्रॉपर तरीके से करा भी रखा है। अगर आपको थोड़ी बहुत जो भी इसमें थ्योरी हल्की फुल्की सी जो भी है आपको सही से नहीं लग रहा कि यहाँ पे सही नहीं बताया गया, तो हमने ये आपको कहाँ पे कराया हुआ है, देखिए ये हमने आपको 324 बीडी कोड में भी करा रखा है, ठीक है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से भी इजीली कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स का 0 to 2 पर उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो इसका एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स को 0 रखना है, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमें इसके बीच वाली लेनी है, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं जो इसके अंतराल के अंदर बैठ रही हैं वो वैल्यू, और दो ये, एक तो 0 और एक 2 पाई, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2 पाई, इन वैल्यूज पर इसका मान देख लेना है एफ एक्स का। उच्चतम वो होगा जो सबसे ज्यादा होगा, निम्नतम वो होगा जो सबसे कम होगा, ठीक है ना। ये हमने आपको 324 एफजे कोड में करा रखा है, एफजे कोड में, ठीक है ना, 324 एफजे कोड में ये हमने आपको करा रखा है बच्चों। तो आप इसको वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना, 324 एफजे कोड में ये हमने आपको करा रखा है, आप इसको वहां से कर लेना, मैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अभी हमारे पास बहुत से क्वेश्चन और भी हैं, हम उनको ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और घनों का योगफल न्यूनतम है। देखिए बच्चों 9th से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, अब आगे जो ये क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमने 324 बीसी में भी कराया है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करा देता हूं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। अब हमें एक संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी 6 - x। तो मान लेते हैं, देखिए तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है, माना एक संख्या उनमें से x है, ठीक है ना, माना एक संख्या हमने मान ली उसमें से x है, तो दूसरी क्या होगी, दोनों का योगफल जो है वो कितना दे रखा है इसने, दोनों का योगफल 6 दे रखा है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 6 - x हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 6 आ रहा है। देखिए अगर मेरे पास एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इनका योगफल 6 है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली दूसरी है वो, तो ये क्या हो जाएगी 6 - x, ठीक है ना। हम x और y में नहीं लेना चाह रहे, हम x में ही रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x हो गई और एक 6 - x हो गई। अब देखिए ये कह रहा है कि इनके घनों का योगफल जो होगा, घनों का योगफल वो न्यूनतम है, ठीक है ना। तो हमें इनके घनों का योगफल देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, माना एक फंक्शन है f(x) बराबर इनके घनों का योगफल, ठीक है, घनों का योगफल 6 - x और इसका भी क्यूब, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ठीक है ना, घनों का योगफल आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम और महत्तम वाले में हम सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं, यानी पहले एक बार अवकलन करो फिर दोबारा भी अवकलन करना होगा इसमें। देखिए सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², ठीक है, प्लस जब इसका अवकलन करेंगे ये आ जाएगा 3 × 6 - x का स्क्वायर, और इसका दोबारा करना पड़ेगा हमें अंदर वाले का, तो ये आ जाएगा 6 का 0 और x का -1, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3x² -
3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना होता है, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए आपको ऐसे लिखना है, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को जीरो रखना होगा। ठीक है ना, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हमने इसको जीरो रख दिया। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3x² और ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दोनों ओर का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या बनेगा, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, यानी एक्स की अगर 2 वैल्यू निकल जाए तो भी बढ़िया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इधर ही ले आऊं तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये a² माइनस b² है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ये a² है, ये माइनस, ये पूरा b² है, तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, x माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 और प्लस x, एक तो ये आ गया और एक ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस एक्स, यहाँ से तो ये 6 कैंसिल, एक्स ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तो 6 ही बचेगा, यानी यहाँ से तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, ये तो खत्म ही हो गया। तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2x माइनस 6 और इंटू में आ गया, ये 6 जीरो में चला जाएगा तो जीरो आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 जब इधर जाएगा तो 6 के अपॉन में 2 आ जाएगा, ये वाला 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3। तो x की वैल्यू ओवरऑल आपकी कितनी आ गई, 3 ही आ गई, यानी एक ही वैल्यू निकली है। ठीक है ना, अब देखिए ये x की वैल्यू जो 3 आई है, इसी पे हमें चेक करना है कि उच्चतम मान मिलेगा या निम्नतम मान मिलेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ये तो आपकी जो हमने संख्या मानी थी उसमें से एक संख्या तो ये आ गई, अगर मैं दूसरी संख्या निकालना चाहूं तो वो यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो उनका घनों का योगफल हमने लिया था, ये न्यूनतम है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमें एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, देखिए हमारे पास एफ डैश एक्स ये था, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स माइनस, अब ये 2 आगे आ जाएगा तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और ये बचेगा 6 माइनस एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6x माइनस माइनस प्लस और 6 इंटू 6 माइनस एक्स। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 6x रखता हूँ प्लस ये 6 छंग 36 आ जाएगा और ये माइनस के 6x आ जाएगा, 6x से 6x कैंसिल आउट होकर के 36 आ जाएगा ओवरऑल एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए आप x की वैल्यू जो ये 3 आई थी, अगर यहाँ पे रख भी दें तब भी ये 36 ही रहेगा, यानी अगर मैं x बराबर 3 पर देखूं तो ये जो 36 है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें न्यूनतम मान मिलेगा। ठीक है ना, फलन तो क्या हो जाएगा, फलन तो उच्चतम होगा लेकिन उसका निम्नतम मान मिलेगा, सॉरी फलन यहाँ क्या हो जाएगा, इसका निम्नतम मान हमें मिलेगा। ठीक है ना, यानी x बराबर 3 पर, अतः x बराबर 3 पर फलनों का योग, फलनों का नहीं, संख्याओं के घनों का योग न्यूनतम होगा। ठीक है ना, न्यूनतम होगा। तो इसका मतलब तब संख्याएं क्या होंगी, अब में संख्याएं जो होंगी हमारे पास, तो संख्याएं एक तो 3 हो गई है और दूसरी क्या है 6 माइनस 3, हमने ये मानी थी ना, तो ये हो जाएगी 6 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3 यानी ये भी 3 आ जाएगी, 3,3 ही आ जाएगी आपके पास दोनों संख्याएं। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन था, ऐसा होता है ये, अगर आपको न्यूनतम और उच्चतम करके दिखाना है, मतलब आपको दिखाना है कि इसका न्यूनतम होगा या उच्चतम होगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको जीरो रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू जैसे ही आ जाए फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो और वो वैल्यू इसमें रख करके देखो ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फलन जो होगा वो निम्नतम होगा, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फलन उच्चतम होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब देखिए ये क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा था यानी धनात्मक आ रहा था, इसका मतलब फलन निम्नतम होगा, और हमने क्या किया, x बराबर 3 पर घनों का योग जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, तब संख्या हमारी 3 और 3 आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है।
ठीक है। तो बच्चों देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10वां क्वेश्चन। ऐसे ही देखिए ये जो बाकी क्वेश्चन हैं देखिए आपके पास, ऐसे ही ये 11th क्वेश्चन है, ऐसे ही 12th है, ऐसे ही 13 है, ऐसे ही 14 है, ठीक है ना। बच्चों ये हमने आपको करा दिए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं, ठीक है ना। इनकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और उसके सामने लिंक होगी, ठीक है ना। आप लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आप उनको वहां से कर लेना। मैंने ये आपको सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है ना। ये भी करा रखा है, लेकिन आप इसको इजीली कर लोगे, ये तो आसान है। ऊपर की तरह जिस तरह हमने जिस तरीके से हमने पांचवा छठा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन किया है, इस तरीके से होगा ये तो 15 ये तो हो जाएगा इजीली। ये थोड़ा-सा इनमें आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने ये आपको करा रखे हैं। आप इनको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना? आपकी क्लियरली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना बच्चों? अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर भी और ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी आप कमेंट में जो भी आपका डाउट हो, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जितनी पॉसिबल हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना? बाकी हम आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं और लाएँगे, ठीक है ना? आप इनको भी कर लीजिए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।